स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम आज बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे और भाग 3 मूल अधिकार संविधान के। तो हमें मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भी मूल अधिकार किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या अपने को पता होनी चाहिए। मूल अधिकार की व्याख्या क्या होती है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज चलो हम आगे ज़्यादा ना समय लेते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भी मूल अधिकार के बारे में मतलब मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो मूल अधिकार के बारे में ये डेफिनेशन है भी मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य जीवन तथा विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जो वे अधिकार जो जीवन तथा जीवन के विकास के लिए अनिवार्य हों और संविधान में उल्लेखित हों, ऐसे अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वो उनके मूल अधिकार होते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। अगर बात की जाए मूल अधिकारों की, तो व्यक्तियों के इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी मनमाने तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी जो मूल अधिकार दिए जाएंगे उसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो यह नहीं कह सकता है कि हम मूल अधिकारों को लागू नहीं करेंगे या हम मूल अधिकारों को नहीं मानेंगे। जो संविधान में लिखे गए हैं वह राज्य को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ राज्य से मतलब देश से है, और जिसे हम राज्य कहते हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, वो एक इकाई है, इकाई बोलते हैं या प्रांत बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये इकाइयों पर और देश दोनों पे लागू होते हैं। इकाइयाँ भी इससे मना नहीं कर सकते हैं और देश भी मना नहीं कर सकते, अर्थात राज्य मना नहीं कर सकते हैं। तो ये था मूल अधिकार की व्याख्या। अब बात करते हैं भी भारत में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकारों के बारे में थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं भी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के तृतीय भाग यानी तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 34 अनुच्छेद है। जो भारत का भाग नंबर 3 है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान में 22 भाग है, जिसमें से तीसरे भाग में मूल अधिकारों के संबंध में बात की गई है। मूल अधिकार भी कहा जाता है और मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 12 से लेके अनुच्छेद नंबर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। और इसके कुल अनुच्छेद कितने? कुल अनुच्छेद 24 है। अगर बात की जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा अधिकार पत्र है, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा है। और इसमें अधिकार पत्र यानी जो अपने मौलिक अधिकारों का जो पत्र है वो सबसे बड़ा है विश्व में। भारत के अलावा किसी भी देश में इतना बड़ा अधिकार पत्र नहीं है, केवल भारत में ही है। अब बात की जाए भी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार वास्तविकता पर आधारित है और यह संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। जो संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार वास्तविक रूप पर आधारित है, यानी ये मिथ्यता नहीं है, वास्तविक रूप से दिया गया है और हमारे सरकारें हैं या सभी के द्वारा इसे लागू करना अनिवार्य है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। आगे इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई 5 व्यवस्थाओं द्वारा नागरिकों के अपने अधिकारों की व्यवस्थाओं पर नागरिकों अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत यानी अनुच्छेद 32 में 5 तरीके की अपने व्यवस्था की गई है अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, और वह उच्च न्यायालय में जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। और वो ये जो है अनुच्छेद नंबर 32 में उल्लेख है भी 5 तरीके से वह किस तरीके से अपनी जो याचिका है वो दायर कर सकता है। तो ये हमारे मूल अधिकारों की विशेषताएं थी। अब देखते हैं भी मूल अधिकार कौन कौन से हैं, उनके द्वारा भी देख लेते हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यानी इन्हें देने वाला कौन होता है? संविधान देता है। ये सरकार नहीं देती है, इन्हें संविधान देता है।
अगर बात की जाए भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही होते हैं। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसमें एक अधिकार जो होता है संपत्ति का अधिकार, उसे रिक्त कर दिया जाता है और उसे संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय जोड़ दिया जाता है और इसे अनुच्छेद 300 के अंदर रख दिया जाता है, जिससे इसे संपत्ति को मौलिक अधिकार की जगह इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अगर बात करें इस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी रूप से ही है, यानी पहले मौलिक अधिकार था। होता क्या, देखो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में ये फर्क था कि पहले ये होता था कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता था, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तो कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ेगा संपत्ति पर, इसीलिए ये कानूनी अधिकार हो गया। ये फर्क आ गया। जबकि पहले क्या था, कितनी मर्जी संपत्ति कमाओ, किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के इसे कानूनी अधिकार बना दिया और इसे कहाँ रखा गया था, अनुच्छेद 300A या कै में रखा गया था। तो ये 300A में है वर्तमान में। और अब बात कीजिए, अब संपत्ति के अधिकार को अन्य मौलिक अधिकारों की भांति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि पहले अगर अब कोई व्यक्ति को टैक्स लगाया जाएगा तो वो न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी वो ऐसे नहीं कह सकता कि मैं टैक्स नहीं भरूंगा, उसे टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। जबकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में संरक्षण लिया जा सकता है। तो अब अगर बात की जाए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने, तो अब वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो कौन कौन से हैं देखते हैं इसे। अगर बात की जाए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं या 6 मूल अधिकार हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। समानता का अधिकार, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कानून के समक्ष समानता। इसमें यह बताया गया है अनुच्छेद 14 में अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं किया। ऐसे नहीं किया जाएगा कि यह गरीब है तो इसे कानून से रिक्त कर दिया जाए या इसे न्याय ना दिया जाए। कानून सभी के लिए समान है, तो अनुच्छेद 14 इसका उल्लेख करता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म के कारण, नस्ल के कारण, जाति के कारण, लिंग स्त्री या पुरुष के कारण, जन्म स्थान यानी कि ये कोई आदिवासी एरिया से है या नक्सलवाड़ी एरिया से है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे निषेध है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इसके उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 15 में मिलता है। और इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा। तो ये अनुच्छेद 14 और 15 में इस तरीके का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता कहता है अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान इसके लिए किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद से भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों होता क्या था, पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय क्या होता था कि जो राजा या महाराजा होते थे उन्हें उनके परिवार के या उच्च कुल के थे उन्हें ही बड़े पदों पे बिठाया जाता था। लेकिन इसमें अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता है, सभी को समान अवसर दिया जाएगा और जिसके कारण सभी भी अपने किसी भी सरकारी नौकरी में शामिल हो सकते हैं। उसमें कहीं भी जाति नहीं आएगी आड़े, ना ही धर्म आड़े आएगा,
ना मूल जन्म स्थान किसी को भी अड़नी, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये उल्लेख हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 में, जबकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों होता क्या था पहले के समय में, अभी भी देखने को मिलता है, ये खत्म नहीं हुई, अभी भी देखते हैं। अभी जो निम्न शूद्र जाति के होते थे उनके साथ एक अभद्र व्यवहार किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे है कि उस समान रूप से नहीं है। तो होता क्या था कि उच्च कुल के जो होते थे वो अछूत मानते थे और उन्हें पानी वगैरह पीने नहीं देते थे, और उन्हें घरों में भी जाने नहीं देते थे, ना मंदिरों में कहीं पे भी नहीं जाने देते थे। तो ये जब संविधान बना तो इसे एक अधिकार के रूप में दिया गया कि अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का अंत है, यानी किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी की भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध है। और 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम आया था, और उसके बाद इसको अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था, और 1989 में इस कानून को अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया था। अब ये 1989 के बाद में ये अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 के नाम से जाना जाता है। ये अनुच्छेद नंबर 17 में था, यानी अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का कैसे अंत है दोस्तों? पहले क्या होता था, अंग्रेज किसी को खुश करने के लिए भारतीय को ना लॉर्ड साहब, है ना, लॉर्ड साहब और केसर ए हिंद इस तरीके की उपाधि दे देते थे। तो वो भारतीयों को खुश करने के लिए दे दिया जाता था। पर जब संविधान बना तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया था, केवल सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को ही उपाधियां दी जा सकती हैं, और अन्य सभी उपाधियों को रोक लगा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को विदेश में उपाधि मिलती है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को अतिरिक्त अन्य राज्य का कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। शिक्षा में कैसे, जैसे कोई व्यक्ति PhD करता है तो उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जा सकती है, और अगर सेना में अगर कोई शौर्य दिखाता है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, तो उस पर रुकावट नहीं होगी। परंतु अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को विदेश में उपाधि मिलती है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। जब राष्ट्रपति अनुमति देंगे तब भी वह विदेश से उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये था समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब बात करेंगे आगे जो है अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। जो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जिसमें कहा कि सबसे पहले है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार के साथ साथ में संपत्ति को स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। प्रारंभ में थे अनुच्छेद 19 में 7 तरीके की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से, तो उसको अब वर्तमान में 6 रह गई हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 6 तरीके की स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं। जब संविधान बना था तब 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक जो मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार उसको रिक्त कर दिया गया था। अब 6 जो हमारे इसके हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले अगर बात अनुच्छेद स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक है। सबसे पहले बात करेंगे
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने व अपने व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। यही बात आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी संबंधित है। अगर बात की जाए, और प्रेस के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 क्या में लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। यही है जिसमें स्वतंत्रता, प्रेस को स्वतंत्रता दी जाती है। वह किसी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, सरकार से प्रश्न कर सकता है, उन्हें स्वतंत्रता है। और ये बात आकाशवाणी व दूरदर्शन पर भी लागू होती है। अब बात की जाए समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता है जो षड्यंत्र और शांति व्यवस्था को भंग करे। ये बात अनुच्छेद नंबर 19 के ख में कही गई है। ख में कह गई है। देखो होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अपना समुदाय बना सकता है। जैसे अपने देखते हैं, कोई व्यक्ति अपने समुदाय या संघ का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो संघ ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी हो, तो उसे या शांति भंग करने वाला हो या देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला हो। ऐसे समुदायों या संघों को अनुमति नहीं दी जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से आप अपना समुदाय बना सकते हो, संघ बना सकते हो। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के ख में मिलता है। आगे बात करें, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान के सभी नागरिकों को वृत्ति या उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु राज्य जनता के हित में स्वतंत्रता पर उचित निर्णय ले सकता है या उचित प्रबंध कर सकता है। जैसे अपने देखते हैं अभी फुटपाथ पे रेडी लगाते हैं और हम सोचते हैं भी इन्हें किस तरीके का अधिकार दिया गया है। तो देखो, ये अनुच्छेद 19 के तहत 19 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका कमाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, व्यापार कर सकता है। क्योंकि सभी की सभी भूमि है जो सरकार की, इसलिए सरकारी जगह का वह उपयोग कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से किसी अन्य को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है भी आप बस स्टैंड के ऊपर सभी रेडियां लगा के बैठ जाएं या अपनी दुकानदारी चलाने लग जाएं, जिससे कि बाधा उत्पन्न हो जाए और आज आने जाने में सभी को दिक्कत हो। ऐसे नहीं है। जहाँ पे आपको खाली जगह दिखती है आप वहाँ पे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। ये आपको अधिकार देते हैं 19 ग के तहत। अगर बात की जाए आगे, अगर बात की जाए भी भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास करने की स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय कहीं पे भी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से रह सकता है, किसी स्थान पे बस सकता है। राज्य द्वारा सामान्य जनता के हित में अनुसूचित जाति जनजातियों के संबंध में जो प्रावधान किए उनसे वह रोक सकता है। इसमें भी थोड़ा सा पद ये है कि जो आता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, उसमें वह स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है, अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। तो आगे अब बात करेंगे अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी सम्मेलन करने का अधिकार होगा जिसमें अस्त्र शस्त्र को अनुमति नहीं दी जाएगी। शांतिपूर्ण कोई भी व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है। इसमें यह कहा गया है कि व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों को प्रचार करने के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा द्वारा सम्मेलन किया जा सकता है, और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। कोई भी अपने विचार रख सकता है, और राज्य द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा हित में शक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध किया जा सकता है। अगर राज्य को ऐसे लगता है कि शांति भंग हो सकती है तो राज्य इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये था सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब है आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत में भ्रमण किया जा सकता है। देखो होता क्या दोस्तों, भी इसमें ये कहा गया है कि पूरे भारत में अगर किसी की इच्छा है किसी भी राज्य में जाने की, तो उसे किसी भी अधिकार पत्र की लेने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, रह सकता है। ये उसको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र के हित में अगर सरकार राज्य को ऐसे लगता है कि वहाँ जाना शांति भंग करना या किसी भी रूप से बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब बात करेंगे, तो ये थी
6 तरीके की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसमें हमने बताई गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता, वृत्ति आजीविका है ना कारोबार की स्वतंत्रता। उसके बाद भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास करने की स्वतंत्रता के बारे में है। अस्त्र शस्त्र तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता और आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। तो ये था अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 19 के बारे में। जो दूसरी हैं अनुच्छेद 20, 21, 22 और उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।